हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज की हम लोगों की जो मैराथन है वो 12th क्लास बायोलॉजी की है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके साथ एग्ज़ाम तक बने रहेंगे, तो पहली हम लोगों की मैराथन जो आई है आज वो है क्या, वो कौन सी है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न की। 1 से लेकर के 13 चैप्टर जितने भी आपके हैं सब पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, चुनिंदा प्रश्न है कहिए, उन्हीं का संकलन करके हमने मैराथन ये बनाई है। बस आपके लिए एक ही मैराथन ये देखनी होगी। बस आपके लिए इतना ही सफिशियंट है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और ज़्यादा पढ़ने से क्या हम लोगों का टाइम वेस्ट होता है और हम लोगों के दिमाग में भी क्या हौच पौच हो जाती है। तो कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं जो हम लोग करेंगे, और अगर हम लोगों के पास फिर भी टाइम बचता है लास्ट में, तो हम लोग क्या एक प्रैक्टिस सेट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव का, जिससे क्या होगा आपको भी क्लियर हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने अपने बच्चों का सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया। और इसके बाद हम लोगों की शॉर्ट की मैराथन आएगी, फिर लॉन्ग की मैराथन आएंगी। टोटल 3 या 4 मैराथन बनेंगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, तो उसकी 1 से या 2 मैराथन हो सकती हैं। फिलहाल कोशिश करेंगे कि एक ही मैराथन में हम लोग कंप्लीट कर लें, और मैराथन ऐसी होगी जो कि पेपर में आपके वो प्रश्न ज़रूर से ज़रूर फंसेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। पहला प्रश्न है, देखिए, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। बीजांड का वह स्थान, क्या बीजांड जो होता है, बीज जो होता है उसका वह स्थान जहाँ पे क्या बीजांड व्रंत जुड़ा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? बीजांड जहाँ से जुड़ा होता है उसको कहते हैं नाभिक। क्या नाभिक से ही तो अटैच होती हैं चीज़ें। तो बीजा जैसे बीज है, इसका जो व्रंत है जो जहाँ से जुड़ा होता है उसको कहते हैं क्या? नाभिक। नाभिक को हाइलम भी कहा जाता है। तो आंसर राइट होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, पराग नलिका का अध्यावरण द्वार बीजांड में प्रवेश करता है। जो पराग नलिका का अध्यावरण द्वार होता है वो बीजांड में जब प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है? निभागी युग्मन, अंडद्वारी प्रवेश, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही होगा वो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। पूछो कैसे? ऐसे होगा कि निभागी जब निभाग से प्रवेश करेगा तो निभागी प्रवेश कहलाएगा। जब अंडद्वार से प्रवेश करेगा तो अंडद्वारी प्रवेश कहलाएगा। यहाँ पे अध्यावरण से प्रवेश कर रहा है, किससे कर रहा है? अध्यावरण से, तो यहाँ पर अध्यावरणीय प्रवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अध्यावरणीय प्रवेश कहलाएगा। तो यहाँ पर अध्यावरणीय कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से हम लोग क्या टिक करेंगे? इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कूटफल क्या है? कूटफल कौन से हैं इनमें से? कूटफल जिसमें एम्ब्रियो का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है। तो देखो, अंगूर में जो होता है, अंगूर आपका कौन सा है? असत्य फल है। कौन सा है? असत्य फल है। क्योंकि आम जो है इसमें भी होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, और जो मटर है ये तो खुद का खुद एम्ब्रियो होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? सेब। क्या सेब एक कूटफल है? अगला प्रश्न क्या है? प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा निभागी छोर पर उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया होती है, तो द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है? तो द्विनिषेचन की क्रिया हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आवृत बीजी में होता है। अब आवृत बीजी और अनावृत बीजी जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? शैवाल क्या होते हैं? देखो, शैवाल में क्या थैलस पाया जाता है, और थैलस पाया जाता है। अनावृत बीज में क्या होता है? अनावृत बीज में क्या होता है? जो बीज होता है उसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, और आवृत बीज जो होता है उसके ऊपर के बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। तो द्विनिषेचन की प्रक्रिया पूछी जाए किसमें होती है, तो आवृत बीजी में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासीय फल नहीं है? आभासीय फल नहीं है, तो देखो, आभासीय फल आम नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? टैपिटम परत का कार्य क्या होता है? क्या टैपिटम परत का कार्य क्या होता है? ये हमारी लेक्चर वीडियो जो पड़ी हुई है उसमें बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया जो टैपिटम परत होती है उसका कार्य क्या होता है। तो जो टैपिटम परत होती है, तो जैसे कि ये आपकी पराग कोष बने होते हैं, ठीक। तो इसमें परागधानी बनी होती है, इसमें क्या ऐसे ऐसे करके संरचना बनी होती है। तो उसमें क्या होता है? टैपिटम का जो कार्य होता है वो क्या? पराग कणों को पोषण देने का कार्य होता है। टैपिटम क्या करते हैं? पराग कणों को पोषण देते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, तो कौन है? तो
तो प्रोफेसर महेश्वरी जो हैं वो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, प्रोफेसर महेश्वरी। अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता खोजी गई या बहुभ्रूणता की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? बहुभ्रूणता की खोज की थी। सैल्विया में जो सैल्विया होता है उसमें परागण कैसे होता है? तो सैल्विया में परागण कैसे होता है? कीटों के द्वारा होता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? निभाग पाया जाता है। जो निभाग होता है वो कहाँ पाया जाता है? बीजांड में। तभी तो कहते हैं निभाग, जो निभाग से प्रवेश करता है उसे, बीजांड जिसमें प्रवेश करता है उसे निभागी प्रवेश कहते हैं। जिसमें जिसमें अध्यावरण से प्रवेश करता है बीजांड उसको अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। तो ये जो निभाग पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? वो बीजांड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पादपों का कौन सा भाग अगुणित एन है? जो पुष्पीय पादप होते हैं उनका कौन सा भाग हैप्लॉइड होता है या अगुणित होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होता है? देखो, जो मादा होती है, जो मादा युग्मक होता है वो हमेशा डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। जो नर युग्मक होता है वो कैसा होता है? वो हैप्लॉइड होता है। सॉरी, यहाँ पे जो मादा युग्मक का है तो वो भी क्या कहीं हैप्लॉइड होती है, कहीं पे डिप्लॉइड होती है, तो वो कन्फ्यूजन से चला निकल गया था। पर नर युग्मक कैसा होता है? वो हैप्लॉइड होता है। जब हैप्लॉइड सेल मिलती हैं, जैसे कि आपका एक्स वाई है और ये यहाँ पे एक्स है, तो ये जब इससे एक्स आएगा, इससे एक्स आएगा और इससे क्या एक्स आएगा, तभी तो अब तब यहाँ पे जा कर के क्या युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि क्या होते हैं? जो कि हमेशा डिप्लॉइड होते हैं, कहीं कहीं पे ये त्रिगुणित भी होते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? वेलिसिनेरिया के पौधों में परागण किसके माध्यम से होता है? जो वेलिसिनेरिया है उसमें परागण किसके माध्यम से होता है? तो जल के माध्यम से होता है। जब परागण आपको पढ़ाया गया था उसमें बताया गया जल द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण, कीटों द्वारा, मनुष्यों द्वारा, सबके द्वारा क्या परागण बताया गया। कृत्रिम विधि द्वारा भी परागण को बताया गया है, समझाया गया है। यहाँ पे हम लोग मैराथन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग की मैराथन क्या होगी? बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? जैसे ये पराग कोश हो गया, तो इसमें पूछा जा रहा है परागधानियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें परागधानियों की संख्या कितनी होती है? इसमें परागधानियों की संख्या कितनी? 4 होती है। कितनी परागधानियों की संख्या होती है? तो 4 संख्या परागधानियों की होती है। अगला प्रश्न है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। जो भ्रूणपोष जो एम्ब्रियो होता है उसकी कोशिकाएं कैसी होती? त्रिगुणित होती हैं। कैसी होती? त्रिगुणित होती हैं। 3n होती हैं, ट्रिप्लॉइड होती हैं। सेकेंड चैप्टर है मानव जनन। क्या है? मानव जनन। इसमें पहला प्रश्न बना क्या? स्त्री में अंतारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? जब मेल और फीमेल मिलकर के क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसमें जब अंतारोपण होता है, जब भ्रूण का रोपण हो रहा होता है गर्भाशय में, तो वह कौन सी अवस्था होती है? तो वह ब्लास्टूला अवस्था होती है। वह कौन सी स्टेज होती है? तो वह ब्लास्टूला स्टेज होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कौन सा? एंड्रोजन्स स्त्रावित होता है। क्या? एंड्रोजन्स स्त्रावित होता है। तो एंड्रोजन हमेशा लीडिंग कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? स्त्रावित होता है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यता होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितने दिन से कितने दिन तक होती है? तो 28 से 29 दिन के बीच के मेंस्ट्रुअल साइकिल को माना गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का सामान्यता जो आवर्त चक्र होता है वो स्त्रियों में, फीमेल में कितना माना गया है? तो 28 से 29 दिन माना गया है। इसके बाद क्या होता है? उनका पीरियड आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। क्या? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ये लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा इसका स्त्रावण होता है। किसके द्वारा इसका स्त्रावण होता है? तो इसका स्त्रावण होता है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा इसका स्त्रावण होता है। चैप्टर 3 है जनन स्वास्थ्य। क्या है? जनन स्वास्थ्य। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? जो क्या जो एम्ब्रियो होता है उसमें मेल है कि फीमेल है? लिंग निर्धारण का मतलब यही होता है कि लिंग कैसा है, सेक्स कैसा है उसका, मेल है या फिर फीमेल है, लड़का है या लड़की है। तो किसके द्वारा होता है लिंग निर्धारण? किसके द्वारा होता है? तो बार पिंड के द्वारा क्या होता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है।
अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से पुरुष से संबंधित है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, जैसे कि जो नसबंदी होती है या फिर जैसे कि गर्भ निरोधक चीज़ें जो होती हैं जिसके द्वारा क्या जैसे कि संतान उत्पत्ति नहीं चाहता है इंसान, तो क्या करता है, कुछ उपाय करता है। क्या कुछ उपाय करता है, कुछ जुगाड़ करता है। अपने हिंदुस्तान में तो जुगाड़ ज़्यादा चलते हैं। तो क्या होता है, कुछ उपाय होते हैं। तो देखो जो वैसेक्टॉमी होती है, ये क्या होती है, वैसेक्टॉमी जो होती है पुरुष की जो जो शुक्र नालियाँ होती हैं, शुक्र वाहिनियाँ होती हैं, उनको काट करके उनको कुच दिया जाता है। एक हिसाब से मतलब क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो फीमेल में जो उसकी अंडवाहिनियाँ होती हैं उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। गोलियाँ जो होती हैं ये स्त्रियों के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। तो ये पुरुष से संबंधित पूछ रहा है, तो यहाँ वैसेक्टॉमी होगा। क्या होगा, वैसेक्टॉमी होगा, जिसको हम लोग नसबंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, नसबंदी कहते हैं। अगला चैप्टर है वंशागत और विविधता के सिद्धांत। क्या है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसका पहला क्वेश्चन है, वंशागति की आनुवंशिक इकाई है। क्या, वंशागति की आनुवंशिक इकाई क्या है? तो वंशागति की आनुवंशिक इकाई पूछा जाए तो जीन है। क्या है, जीन है। जीन पर ही क्या होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, जीन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं। और जीन का वर्क क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवंशिक जो होती हैं, अनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं उनको पहुंचाना, या अनुवंशिक लक्षणों को क्या पहुंचाना। जैसे माँ बाप के लक्षण उनके संतानों में आते हैं, या दादी बाबा के लक्षण या नानी नाना के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो जीन है। क्या है, जीन है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? जो विषम युग्मजी जो पीढ़ी होती है, जो विषम युग्मजी का मतलब होता है दूसरे पर प्रभावी होना। किसी भी अवस्था में क्या होती है, प्रभावी होती है। तो प्रथम संतानीय पीढ़ी जो होती है वह क्या होती है, विषम युग्मजी होती है। किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? किस कारण से क्या वर्णांधता का विकास होता है? तो आनुवंशिकी से क्या होता है, वर्णांधता का विकास होता है। क्योंकि आनुवंशिकी से, जैसे माँ बाप में अगर अनुवंशिकता के लक्षण हैं वो, या वर्णांधता के लक्षण है, तो अनुवंशिकी द्वारा क्या होंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। तो इससे क्या होगा, वर्णांधता का विकास होगा, यानी कि वर्णांधता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वाहक का कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? क्या, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? तो 21वीं जोड़ों के एक जो 21वीं जोड़ी जो होता है, जो गुणसूत्र 21वीं जोड़ी जो होते हैं, कि अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता, यानी कि अलिंग सूत्र में जब क्या होते हैं, एक या एक से अधिक क्या होते हैं गुणसूत्र जब बढ़ जाते हैं, तो उसमें क्या होती है, मंगोली जड़ता उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रभाविता एवं पृथक्करण। क्या, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का जो प्रतिपादन था वो किसने किया था, मेंडल ने किया था। आप हमारे चैनल पे जाकर के देखेंगे तो आपको क्या, एक मेंडल की एक स्टोरी मिलेगी, मेंडल की एक ट्रिक मिलेगी, जिसमें मेंडल का जन्म कब हुआ और उन्होंने कितने नियम का प्रतिपादन किया, कितने वर्षों तक उन पर क्या किए, रिसर्च किए, प्रयोग किए। तो उस पर क्या आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी, जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे और कब इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, किस पर प्रयोग किया था। तो जाकर के जरूर देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। क्या, द्विसंकर जो टेस्ट क्रॉस होता है उसका अनुपात है। मेंडल के द्विसंकरण या फिनोटाइप अनुपात हैं ये, या करके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कितना है, 9:3:3:1 ये है। ठीक, तो इसका भी जो सॉल्यूशन है वो हमारी वीडियो में पड़ा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो कमेंट करिए, तो हम दोबारा आपको फिर से एक शॉर्ट वीडियो में ला करके आपको क्या समझा देंगे। श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं उनके अधिक WBC का जब अधिक उत्पादन हो जाता है, अधिक मात्रा में जब उनकी मात्रा क्या संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, तो क्या होता है, ल्यूकीमिया होता है। क्या होता है, ल्यूकीमिया होता है। अगला चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। क्या है, वंशागति का आणविक आधार। पहला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना। क्या,
हर गोविंद खुराना जाने जाते हैं। जो हर गोविंद खुराना थे वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए हर गोविंद खुराना जाने जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण खुराना, क्या प्रोटीन संश्लेषण हर गोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है, क्या संदेशवाहक आरएनए जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसका निर्माण होता है तो किससे होता है? आइए देखते हैं। ट्रांसफर आरएनए का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? केंद्रक में होता है कि राइबोसोम में होता है कि गोल्गी इकाई में होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है? तो यहाँ पे किसका होता है? जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसका निर्माण किसमें होता है? केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। जो थायमीन का विस्थापन कहाँ पे होता है? तो यूरेसिल द्वारा होता है। क्या यूरेसिल के द्वारा क्या किसका थायमीन का विस्थापन कर दिया जाता है? यूरेसिल क्या करता है? थायमीन का विस्थापन कर देता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के रासायनिक चाकू हैं। जो डीएनए के रासायनिक चाकू हैं वो कौन है? तो एंडोक्लिएज क्या है? डीएनए के रासायनिक चाकू हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट हैं। क्या प्रारंभक प्रकूट? आपने कूट पढ़े होंगे, हमारी वीडियो में जाइए, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें क्या प्रारंभक प्रकूट जो है बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो प्रारंभक प्रकूट कौन है? AUG है। कौन से हैं? AUG है। अगला चैप्टर है जैव विकास। क्या है? जैव विकास। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी थी वो उसकी परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया था? उसकी परिकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? एबी लेमैत्र ने। किसने किया था? एबी लेमैत्र ने किया था बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात था। हाइड्रोजन अमोनिया और मीथेन का अनुपात कितना था? तो 2 हाइड्रोजन लिया गया था, 1 अमोनिया और 2 मीथेन। तो अनुपात कितना था? 2:1:2। 2 अनुपात में क्या की गई थी? हाइड्रोजन लिया गया था, 1 अनुपात में अमोनिया और 2 अनुपात में मीथेन लिया गया था। यही इसका क्या था? अनुपात था। अगला क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति। क्या पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था? जो पुनरावृत्ति थे उसका प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हीकल ने किया था। किसने किया था? हीकल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन को कहते हैं। जो आकस्मिक से क्या एकदम से कोई परिवर्तन अगर चेंजमेंट हो जाता है बॉडी में या फिर किसी पेड़ पौधे में या फिर किसी भी जीव में तो उसको कहते हैं उत्परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? उत्परिवर्तन हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चयन या वर्ण आ जाए तो डार्विन। क्या चयन या वर्ण आ जाए तो क्या? डार्विन। डार्विन ने क्या चयन या वर्ण का सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। डार्विन फिंचेज उदाहरण है। क्या देखो, डार्विन फिंचेज जो है एक चिड़िया थी। क्या चिड़िया थी जो क्या बीज को ले ले जा करके इधर उधर बो रही थी, तो उसी से क्या डार्विन फिंचे पड़ी। तो इनका क्या है? अनुकूली विकिरण का क्या अनुकूली विकिरण का क्या उदाहरण है? डार्विन फिंचेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था? क्या किस सिद्धांत को डार्विन ने नहीं प्रतिपादित किया था? तो जनन द्रव्य की निरंतरता को क्या किया था? डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था। नेक्स्ट चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। क्या है? मानव स्वास्थ्य तथा रोग। क्वेश्चन क्या बनना है? पहला, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? तो निद्रा रोग जो होता है वो ट्रिपोइनोसोमा से होता है। और इसकी वाहक कौन होती है? तो इसकी वाहक अफ्रीकन सीसी मक्खी होती है। कौन सी मक्खी होती है? अफ्रीकन सीसी मक्खी होती है। अगला प्रश्न है, चिकुनगुनिया विषाणु का वाहक है। जो चिकुनगुनिया होती है उसका जो वाहक कौन होता है? तो एडीज मच्छर होती है। कौन होती है? एडीज मादा मच्छर होती है। नर नहीं होता है, मादा मच्छर होती है। अगला क्वेश्चन है, पीत ज्वर का वाहक है। क्या पीत ज्वर जो होता है उसका वाहक कौन होता है? तो एडीज होती है। कौन होता है? एडीज होता है। एडीज इजिप्टियाई वाहक होती है। तो डेंगू बुखार की किसकी? इजिप्टियाई की जहाँ आ जाए एडीज की तो किसकी? डेंगू बुखार होता है एडीज इजिप्टियाई से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा नहीं उत्पन्न होता है? क्या विषाणुओं द्वारा नहीं उत्पन्न होता है?
तो टीबी जो होता है वो विषाणुओं द्वारा नहीं होता है। पोलियो, चेचक, एड्स ये सब क्या है, वायरस द्वारा होने वाली डिजीज़ हैं। और इसका जो टीका लगता है जो टीबी से बचने के लिए, उस टीका को कहते हैं बीसीजी। क्या बीसीजी टीका लगता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आया हुआ है कि टीबी जो होता है उससे उससे बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी टीका लगाया जाता है। अब एंटी सीरम क्या होते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एंटी सीरम क्या होते हैं। एंटी सीरम क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं या फिर डब्ल्यूबीसी होते हैं, फिर या एंटीबॉडी होते हैं या आरबीसी होते हैं। तो एंटीजन जो होते हैं, एंटी जो एंटी सीरम होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार की एंटीबॉडी होती है। क्या होती, एंटीबॉडी क्या की जाती है, इंजेक्ट की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण, जो विडाल परीक्षण होता है जिसको सीबीसी विडाल बोलते हैं, वो किस रोग के परीक्षण के लिए होता है। जो देखे होंगे आपको बुखार आ रहा होगा, जैसे बोलते हैं बार बार बुखार आता हो तो डॉक्टर क्या क्या विडाल कराइए, एक विडाल सीबीसी एक विडाल कराइए। तो विडाल किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। और टाइफाइड रोगजनक किसके द्वारा फैलता है यह रोग, तो ये साल्मोनेला के द्वारा यह रोग फैलता है। टाइफाइड विडाल का जो विडाल परीक्षण जो होता है, विडाल जो टेस्ट होता है वो टाइफाइड के लिए होता है। और टाइफाइड जो फैलाने वाला रोगजनक है वो कौन सा, साल्मोनेला है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। जो वायरस होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ, देखो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। और दोनों साथ में नहीं होंगे। क्या, दोनों साथ में नहीं होंगे। अगर आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल होगा तो डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार वाहक है। जो डेंगू जिसको कहते हैं हड्डी तोड़, क्या जिसमें हड्डियाँ क्या जगह जगह से क्या होते हैं, जोड़ जो होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं वो दर्द करते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत ही दर्द करते हैं, बहुत ही पेनफुल ये बुखार होता है। तो इसका वाहक कौन होता है, तो एडीज, मादा एडीज मच्छर जो होती है वो क्या होती है, इस बुखार की वाहक होती है। नेक्स्ट चैप्टर है क्या, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मानव कल्याण के लिए जो उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं उस पर ये चैप्टर क्या है, आधारित है। पहला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। क्या पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो फ्लेमिंग ने क्या किया था, जो पेंसिलिन है उसकी खोज की थी। जो पेंसिलिन है ये क्या, बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई एक औषधि है। अगला क्वेश्चन है, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। जो शर्करा से अल्कोहल में क्या करता है, बदल देता है। शर्करा से अल्कोहल में क्या करता है, उसका उत्पादन करता है, वो ईस्ट है। क्या है, ईस्ट है। और ये किडवन की किडनीकरण जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविकों को मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। जो प्रतिजैविक होते हैं उनको मुख्यतः किससे प्राप्त किया जाता है, तो जीवाणुओं के द्वारा प्रतिजैविकों को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। क्या, सहजीवी संबंध स्थापित करता है, तो देखो राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है, जो दलहनी फसलें जो होती हैं उनके जो रूट होती हैं, जो जड़ होती है, देखो नाइट्रोजन का वो जो फिक्सेशन होता है, स्थिरीकरण होता है, वो नहीं कर पाते। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो अपने न्यूट्रिशन लेता है और क्या करता है, उनको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके देता है। माइकोराइजा भी, नास्टॉक भी। तो ये सारे क्या है, सहजीवी हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि एक दूसरे का क्या करते हैं, साथ देते हैं। एक उसको रहने के लिए, एक इसको खाने के लिए क्या करता है, साथ देता है। तो ए देखो, ए और बी दोनों सही है। नास्ताक जो होता है एक एल्गी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय जैव विघटित प्रदूषक है। क्या, जैव द्वारा विघटित प्रदूषक क्या है, वाहित मल। जो वाहित मल होता है वो जैव जैव निम्नीकरण या जैव विघटित क्या होता है, प्रदूषक होता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता रूपांतरित पौधा है। क्या, अनुवांशिकता रूपांतरित जो पौधा होता है वो क्या होता है, बीटी कपास होता है। कौन सी कपास की बीटी किस्म होती है जो क्या करती है, अनुवंशिकता को रूपांतरित पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटा का जो आटा होता है का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनाने के कारण होता है। देखो, जो CO2 होती है वो आपने देखा होगा, जो होती है, जो बबल्स होते हैं बुज्जे के साथ बाहर निकलते हैं। तो जब आटा जब गूंथा जाता है तो जो उसमें जब वो फूलता है, जब फूलता देखा होगा, या फिर आप सान के रख दीजिए तो उसमें क्या देखिए, 2-4 दिन के बाद देखिए वो बजबजाता रहता है। क्या, उसके ऊपर ऐसे ऐसे बुज्जे टाइप में निकले होंगे, तो किसके द्वारा, CO2 के द्वारा ऐसा होता है। CO2 के द्वारा ऐसा क्या दिखाई देता है कि CO2 गैस वहाँ से क्या होती हुई निकल रही होती है। अगला चैप्टर है 9,
जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। क्या जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत या प्रक्रम। पहला क्वेश्चन, डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। डीएनए जो खंड होते हैं उनकी पहचान किससे की जाती है, तो सर्दन ब्लॉटिंग से की जाती है। फिर है, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम के खोज में पड़ी, तो प्रतिबंध अंता न्यूक्लियस के जो खोज में क्या पड़ी थी, जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी थी, किसके उसमें पड़ी थी, तो प्रतिबंध अंता न्यूक्लियस के एंजाइम में क्या की थी, पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु का बनने में किया जाता है, तो डीएनए के पुनर्योजन अणु जो होते हैं, आंसर सही होगा इसका ये। डीएनए के जो पुनर्योजन के अणु होते हैं उनका जो प्रयोग होता है वो आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर के लिए जाना जाता है, विशिष्ट जगह के लिए जाना जाता है, तो इसके ऑप्शन है एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस या पॉलीमरेज या ये सभी। तो इसके लिए जो जाना जाता है तो वो कौन सा है, एंडोन्यूक्लियस है। क्या है, एंडोन्यूक्लियस है। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है उसका किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो उसका कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, परजीवी जीवी में, दोनों क्या तीनों में भी क्या किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, डी, कि उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट चैप्टर है 10। क्या है 10, जो चैप्टर है वो 10 है। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है, तो मानव वृद्धि हार्मोन्स, इंसुलिन, इंटरफेरॉन, तो इन तीनों का क्या किया जाता है, औद्योगिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नंबर डी को क्या करेंगे, करेक्ट मानेंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधों में आवृत क्या अप्रत्र नासी प्रतिरोधक जीन होता है, जो अप्रत्र नासी जो प्रतिरोधक होता है पौधों में वो कौन सा होता है, तो जीएसटी होता है। क्या, जीएसटी जो होता है वो अप्रत्र नासी प्रतिरोधक जीन होता है। अगला क्वेश्चन है, बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है, तो जो बीटी टॉक्सिन होता है वो बैसिलस थुरिजिएंसिस से बनता है। किससे बनता है, बैसिलस थुरिजिएंसिस से बनता है। फिर चैप्टर नंबर 11 है, क्या है, जीव जीव और समष्टियाँ। क्या है, जीव और समष्टियाँ। पहला प्रश्न क्या है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में देखो राइजोबियम पाया जाता है, एजोबैक्टर भी पाया जाता है, स्यूडोमोनास भी पाया जाता है। तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, सी, इसका डी सही करेंगे। राइजोबियम का वर्क तो आप जानते हैं क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है और ना हानि होती है, ना लाभ ही होगा ना हानि होगी, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सहभोजिता। क्या कहेंगे, सहभोजिता कहेंगे। अगला पॉइंट क्या है, नेटिलिटी। जो नेटिलिटी होती है वो किसको कहते हैं, तो नेटिलिटी जो होती है वो जन्म दर को कहा जाता है नेटिलिटी। क्या बोला जाता है, नेटिलिटी बोला जाता है। अब एलन ने एक नियम दिया था, एलन ने क्या नियम दिया था, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारी जो होते हैं उनके शरीर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उनके शरीर पर क्या सिम्टम्स होते हैं, तो उनके क्या होते हैं, छोटे अंग होते हैं। जो अंग होते हैं वो छोटे होते हैं और शरीर के क्या होते हैं, उपांग होते हैं। क्या होते हैं, उपांग होते हैं, फर होते हैं। अगला चैप्टर है 12। क्या है, पारितंत्र। क्या है, पारितंत्र। तो पहला क्वेश्चन बना, पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। जो परिस्थितिकी थी उसका सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो उसका सिद्धांत सबसे पहले एजी टाउंसले ने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना गया है, किसे कहते हैं, तो आर मिश्रा को कहते हैं भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो इकोसिस्टम होता है, तो उसमें ऊर्जा तंत्र का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। कौन सा होता है, एक दिशी होता है, एक दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है, तो खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई क्या है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें निरंतर किसकी आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की निरंतर क्या होती है, आवश्यकता होती है इकोसिस्टम में। अगला पॉइंट है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। मनुष्य क्या है, तो मनुष्य क्या है, हमेशा रहेगा उपभोक्ता। क्या रहेगा, उपभोक्ता रहेगा, उत्पादक नहीं होगा, क्योंकि उत्पादक क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो स्वयं अपना जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। चैप्टर क्या है, 13 है।
चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। क्या है? जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके कुछ हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वही क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो सारस है। क्या है? सारस है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक वास स्थान में जीव संरक्षण जो होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। जो प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण जिसमें किया जाता है तो क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। फिर पॉइंट 3 है घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। इसमें क्या एक सींग वाले गैंडे क्या है इस राष्ट्रीय उद्यान में अधिकतर पाए जाते हैं, जिसके लिए क्या है ये फेमस है। एशियाई शेरों का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गुजरात। गुजरात यानी गिर, गिर यानी का मतलब होता है शेर। तो एशियाई शेर जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र जो कुकरैल है वो कहाँ स्थित है? तो कुकरैल कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आज की हम लोग की जो मैराथन क्या हुई वो कंप्लीट हुई। अब हम लोग मिलेंगे शॉर्ट आंसर के साथ नेक्स्ट मैराथन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें।